नमस्कार दोस्तों, लकड़हारे के राजा बनने के बाद का सफर उतना आसान नहीं था जितना लगा था। महल की साजिशें और जिम्मेदारियों के बीच क्या वो अपना असली रूप बचा पाया? जानने के लिए अंत तक देखिए आज की ये नई और धमाकेदार कहानी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्या? यहाँ तो महाराज को होना चाहिए था। राजकुमार, आप यहाँ कैसे? क्योंकि जब तुम मेरे और मेरे मंत्री की बातें सुन रहे थे उसी वक्त मैंने तुम्हें वहां से जाते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम सीधे मेरे पिताजी के पास ही जाओगे। इसी वजह से मैंने पिताजी से पहले। अब बताओ, तुम्हें मेरे चंगुल से कौन बचाएगा? राजकुमार की आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी और नीरज का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं राजकुमार? महाराज तो आपके पिता हैं, फिर आप उन्हें जान से कैसे मार सकते हैं? उसी समय पीछे से मंत्री भारी कदमों से आगे बढ़ता है। महाराज तो अभी दूसरे राज्य गए हुए हैं, उन्हें लौटने में 1 भी दिन लगेंगे। उससे पहले ही मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन मरने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि हम महाराज को क्यों मारना चाहते हैं। हाँ पिताजी, मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाती है। राजकुमार, आप मंत्री जी को पिता क्यों कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? सुनो, ये उस समय की बात है जब महारानी भी गर्भवती थी और मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। मंत्री अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था और सामने उसकी पत्नी रीता बैठी हुई थी। देखो रीता, हमारे बच्चे की किस्मत हम दोनों मिलकर बदलेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। मेरा भी 9वां महीना चल रहा है और महारानी का भी 9वां महीना चल रहा है। अगर हम महारानी के बच्चे को रास्ते से हटाकर उसकी जगह अपनी संतान को रख दें तो हमारा बेटा इस राज्य का राजा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद महल में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। महारानी को प्रसव पीड़ा होती है और कुछ देर बाद वो एक पुत्र को जन्म देकर बेहोश हो जाती है। कमरे में मौजूद दाई माँ सुनीता खुशी से भर उठती है। महारानी को पुत्र हुआ है। अब मैं जल्दी से पूरे राज्य में ये शुभ समाचार फैला देती हूँ। महाराज यहाँ होते तो कितने खुश होते। युद्ध पर जाने से पहले अपने पुत्र को देखकर वो कितने खुश होते। उसी समय मंत्री चालाकी से वहाँ पहुँच जाता है। ये पुत्र मुझे दे दो, मैं खुद पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दूंगा। जी मंत्री जी। सुनीता बिना किसी शक के नवजात शिशु को मंत्री की ओर बढ़ा देती है। मंत्री उस मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेकर घने जंगलों की ओर चला जाता है। फिर वो ऐसे लौटता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचते ही रीता बेचैनी से पूछती है, क्या हुआ जी? महारानी के बच्चे का क्या हुआ? देखिए, महारानी को पुत्र हुआ था और मैं अभी अभी उसे जंगल में मारकर फेंक आया हूँ। अब जल्दी बताओ तुम्हें क्या हुआ? रीता अपने नवजात शिशु को आगे बढ़ाती है। हमारा भी पुत्र हुआ है। अब जल्दी से हमारे बेटे को महारानी के पास रख दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मंत्री सहमति में सिर हिलाता है। हाँ, और अगर कोई पूछे कि हमारा बच्चा क्या हुआ तो कह देना कि वो जन्म लेते ही मर गया। जी, मैं वैसा ही करूंगी। मंत्री उस बच्चे को महारानी के पास रख देता है और उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल जाती है। मेरा ये राज कोई नहीं जान पाएगा कि ये महाराज का बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। वही दूर खड़ी दाई सुनीता ये सब सुनकर कांप उठती है। अच्छा, तो तुमने असली राजकुमार को मार दिया और अपने बच्चे को इस राज्य का राजा बनाना चाहती हो।
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं महाराज को सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम कितने पत्थर दिल हो, एक मासूम से बच्चे को कैसे मार सकते हो, जबकि तुम भी एक पिता हो। तुम जिंदा रहोगी तभी तो ये सच किसी को बता पाओगी। मंत्री सुनीता को पकड़ लेता है और उसे जंगल की एक सुनसान झोपड़ी में बंद कर देता है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जान से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुमने कई बार मेरी मदद की है, महाराज की नजरों से मुझे बचाया है। इसलिए तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मेरा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा, और तब तक तुम यहाँ कैदी बनकर रहोगी। समय धीरे धीरे बीतता है और पूरे 18 साल निकल जाते हैं। मंत्री अपने बेटे को भड़काकर राजा के खिलाफ खड़ा कर देता है। मैं अब 18 साल का हो गया हूँ, फिर भी पिताजी मुझे राजा क्यों नहीं बना रहे हैं? मुझे अब कुछ करना ही होगा। राजकुमार, महाराज इतनी आसानी से राजगद्दी नहीं देंगे, क्योंकि तुम उनका बेटा नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। लेकिन किसी भी तरह तुम्हें इस राज्य का राजा बनना ही पड़ेगा। हाँ पिताजी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैंने कई बार माँ के आंसू भी पोंछे हैं। जैसे ही मैं राजा बनूंगा, हम राजा और रानी दोनों को रास्ते से हटा देंगे। फिर आप मेरे असली माता पिता बनकर इस महल में रह सकेंगे। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। पुत्र। मंत्री जी, आपने महाराज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैं ये बात सबको बताकर सब कुछ सामने ला दूंगा, फिर देखना आपको कैसी सजा मिलती है। तभी अचानक राजकुमार अमित आगे बढ़ता है और नीरज के सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे नीरज वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जल्दी चलो पुत्र, अब हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। ताजपशी से पहले किसी को हमारे राज का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों नीरज को घने जंगल में ले जाते हैं और मंत्री खंजर निकालकर नीरज के सीने में घूंप देता है। अब चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र, ये कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाएगा और हमारे रास्ते का आखिरी कांटा भी खत्म हो जाएगा। दोनों वहां से चले जाते हैं और नीरज वहीं पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसी रास्ते से साधु महाराज गुजरते हैं और वो ये दृश्य देख लेते हैं। अरे, इसे तो किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सच्चाई की इतनी आसानी से मृत्यु नहीं हो सकती। फिर साधु महाराज नीरज को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिनों के इलाज के बाद नीरज पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। घबराओ मत पुत्र, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें तो मंत्री और उस राजकुमार ने मारकर जंगल में फेंक दिया था। मुझे सब याद आ गया। मंत्री महाराज को धोखा दे रहा है। वो राजकुमार महाराज का बेटा नहीं बल्कि मंत्री का बेटा है और वे महाराज को जान से मारना चाहते हैं। हाँ, और आज ही उसकी ताजपशी होने वाली है। तुम जल्दी जाओ और महाराज को सच्चाई बताकर उनकी जान बचा लो। आप भी मेरे साथ चलिए ना साधु महाराज। नहीं नहीं पुत्र, ये मेरा कार्य नहीं था। मेरा कार्य था तुम्हारी रक्षा करना और मैंने तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर भेजना। अब सच उजागर करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और अपना ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा साधु महाराज। पहले मुझे दाई मां सुनीता को उस झोपड़ी से आजाद करना होगा। फिर नीरज वहां से निकल पड़ता है और कुछ देर बाद एक झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां दाई मां सुनीता हुई रहती है। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। चिंता मत कीजिए दाई मां, मुझे आपकी पूरी सच्चाई पता चल गई है। राजकुमार और मंत्री ने आपके साथ क्या क्या किया है। वह कोई राजकुमार नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है। मैं यही सच्चाई महाराज को बताने गया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे भी मारकर फेंक दिया था। वो साधु महाराज ने मुझे बचा लिया था। अब हमें ही राजकुमार की ताजपशी रोकनी होगी, क्योंकि आज ही उसकी ताजपशी होने वाली है। ठीक है, चलो चलो चलते हैं। फिर नीरज और दाई मां सुनीता राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचते ही वे देखते हैं अब राजकुमार की ताजपशी होने ही वाली है। जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है,
राजा अपने सिर से ताज उठाकर राजकुमार अमित को पहनाने ही वाले होते हैं। नीरज, जाइए महाराज, आप ये ताजपशी नहीं कर सकते। नीरज को देखते ही मंत्री और राजकुमार अमित दोनों घबरा जाते हैं। अरे ये क्या? ये दासी और नीरज दोनों जिंदा कैसे बच गए? अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? लगता है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम कौन हो जो मेरे पुत्र की ताजपशी के समय दरबार में हंगामा कर रहे हो? और तुम तो वही दासी हो ना जो मेरे पुत्र के जन्म के समय यही थी। फिर इतने दिनों से कहां गायब थे तुम? महाराज, मैं गायब नहीं थी, बल्कि मंत्री और इस राजकुमार ने मुझे झोपड़ी में बंद करके रखा था, क्योंकि मैं इन दोनों का राज जान गई थी। ऐसा कौन सा राज था जो तुम जान गई थी? महाराज, ये राजकुमार आपका पुत्र नहीं है। आपका पुत्र तो कई वर्ष पहले ही मर चुका था। हाँ महाराज, ये सच है। मंत्री ने आपके पुत्र को मारकर जंगल में फेंक दिया और मैं ये सब जान गई थी, इसलिए मुझे कैद करके रखा गया था। और जैसे ही राजकुमार की ताजपोशी होती तो राजकुमार और मंत्री आपको भी मार देते। नीरज ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे यहाँ लाया ताकि मैं ये सच्चाई आपको बता सकूं। नहीं, ये कैसे हो सकता मंत्री? बताओ तो। सुनीता कह रही है वो सच है क्या? ये मेरा पुत्र नहीं है। हाँ महाराज, ये मेरा ही पुत्र है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था मंत्री कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। मेरा मासूम पुत्र जिसने मैंने जन्म लेते देखा भी नहीं, तुमने उसे मार दिया। हे भगवान, मैं कैसा पिता हूं। मुझे अपने पुत्र की मौत का पता भी नहीं चला। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, बस मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। मैं राजा बनूंगा। नहीं, तुम इस राज्य के राजकुमार नहीं हो। तुम धोखेबाज हो। अगर तुम मंत्री के बेटे होकर भी ईमानदारी से ये रिश्ता निभाते तो शायद मैं तुम्हें राजा बनने देता, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो सके। सैनिकों, धोखेबाज मंत्री और नकली राजकुमार को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। सैनिक आते हैं और मंत्री तथा राजकुमार नीरज को पकड़कर काल कोठरी में ले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमित। आज तुम्हारी वजह से मेरा राज्य गलत हाथों में जाने से बच गया। महाराज, अगर आज ये सब सामने नहीं आता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ठीक है, आज से तुम इस राज्य के राजा हो नीरज। महाराज, यहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा राज्य बचा है, इसलिए तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। यही मेरी इच्छा है। ठीक है महाराज, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपकी नजर में मैं इस योग्य हूँ तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। राजा वही दरबार में नीरज की ताजपशी कर देता है और पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। नीरज राजा बनकर अपने घर पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। मैंने सुना कि तुम राजा बन गए हो। मैं कई दिनों से तुम्हारे घर आ रही थी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। अब तुम मुझे अपना लो, क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुमने मुझे गरीबी में छोड़ा था और अब जब मैं राजा बन गया हूँ तो तुम खुद मेरे पास लौट आई हो। मैं अपने बेटे को अपना नाम और अधिकार दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। फिर नीरज अपने मासूर बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और अनिता वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।